यदि आपने कभी कोई रिसर्च पेपर खोला है और सोचा है मैं इसे समझना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत जटिल है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हर दिन हजारों रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं। उनमें से अधिकांश सटीक, ज्ञानवर्धक और गैर विशेषज्ञों के लिए आसानी से पढ़ने में लगभग असंभव होते हैं। लेकिन उनके अंदर के विचार चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और समाज को आकार देते हैं। वन पेपर ऑर्बिट में आपका स्वागत है। हम एक रिसर्च पेपर पॉडकास्ट हैं। यहाँ हम पीयर रिव्यू किए गए शोध को लेते हैं और बिना किसी अटकलबाजी, बिना किसी अतिशयोक्ति के स्पष्ट, संरक्षित बातचीत में बदलते हैं, जिससे मूल काम को समझना आसान हो जाता है। आज हम ख्याति मित्तल, रुचि जखमोला मणि और दीपशिका पांडे कटारे द्वारा लिखित टाइप 3 डायबिटीज क्रॉस टॉक बिटवीन डिफरेंशियली रेगुलेटेड प्रोटीन्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड अल्जाइमर्स डिजीज नामक पेपर पर चर्चा कर रहे हैं, जो 06 मई 2016 को साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ था। यह चर्चा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित एक पेपर पर आधारित है। मूल लेखक अपने काम का श्रेय बरकरार रखते हैं। ये पॉडकास्ट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक अनुकूलित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिसका पूरा उद्धरण और लाइसेंस विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का ये विषय असल में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो चिकित्सा विज्ञान के दो सबसे बड़े और डरावने माने जाने वाले शब्दों को एक ही धागे में पिरोता है। डायबिटीज और अल्जाइमर। एग्जैक्टली। डायबिटीज और अल्जाइमर। नॉर्मली जब हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पैंक्रियाज, यानी अग्नाशय की छवि बनती है। हाँ, पैंक्रियाज। और ब्लड शुगर नापने वाली मशीन का ख्याल आता है। खान पान के परहेज की बात आती है। और वहीं दूसरी तरफ जब अल्जाइमर रोग का जिक्र होता है तो वो पूरी तरह से मस्तिष्क, याददाश्त के खोने और बुजुर्गों से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति लगती है। मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया की बीमारियां लगती हैं। बिल्कुल अलग दुनिया की लगती हैं, लेकिन आज का ये शोध पत्र इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। इस पेपर का मुख्य लक्ष्य यह डिकोड करना है कि कैसे शरीर में ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ने का सीधा और मैं कहूँगी भयानक असर हमारे सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है, जिसे अब वैज्ञानिक टाइप 3 डायबिटीज कहने लगे हैं। जी, यह विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, या कह सकते हैं कि नजरिए का पूरा बदलाव है। दशकों तक शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से एक तरह से अलग थलग मानकर अध्ययन किया था। ऐसा लगता था जैसे मस्तिष्क किसी किले में सुरक्षित है। बिल्कुल, लेकिन यह पेपर हमें बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर में होने वाली चयापचय की गड़बड़ियां, विशेष रूप से जो इंसुलिन से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सीधे तौर पर मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर एक विनाशकारी कैस्केड शुरू कर सकती हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कनेक्शन को जानना नहीं है, बल्कि उन विशिष्ट प्रोटीन्स, एंजाइम्स और रास्तों की गहराई में जाना है जो इस पूरी तबाही के मास्टरमाइंड है। हाँ, हम ये समझेंगे कि कैसे एक बीमारी धीरे धीरे अपना रूप बदलकर दूसरी बीमारी का कारण बन जाती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत इंसुलिन से होती है, और यहीं पर मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। मतलब हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंसुलिन का मुख्य काम हमारे खून से शुगर को लेकर उसे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। परिधीय ऊतकों के लिए, जैसे हमारी मांसपेशियां और लिवर के लिए। हाँ, लिवर और मांसपेशियों के लिए। लेकिन इस पेपर ने मस्तिष्क के अंदर इंसुलिन की मौजूदगी पर जो बात की है वो हैरान करने वाली है। मतलब मस्तिष्क तक इंसुलिन पहुंचता कैसे है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के चारों ओर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर की तरह काम करता है। वो खून में मौजूद हर चीज को अंदर नहीं जाने देता। इसी बाउंसर वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं। जी, ब्लड ब्रेन बैरियर सच में बहुत सख्त है, लेकिन इंसुलिन के पास अंदर जाने के लिए एक खास वीआईपी पास होता है। वीआईपी पास? हाँ, मस्तिष्क मेरुद्रव या जिसे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ कहते हैं, और इस बैरियर पर मौजूद विशिष्ट ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से इंसुलिन मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर जाता है। अच्छा। और जब ये मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाता है तो ये केवल वहां चुपचाप नहीं बैठा रहता। मस्तिष्क के अंदर भी इंसुलिन सिग्नलिंग के वे सारे रास्ते बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में करते हैं। ये वहां की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, होम्योस्टैसिस बनाए रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
ये न्यूरॉन्स को जीवित रखने में मदद करता है। इसी बात को साबित करने के लिए पेपर में चूहों के मस्तिष्क पर किए गए एक अध्ययन का डेटा दिया गया है, जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, रैट रेन वाला अध्ययन। हाँ, शोधकर्ताओं ने केवल ये नहीं देखा कि मस्तिष्क में इंसुलिन है, बल्कि उन्होंने ये भी पता लगाया कि वो कहाँ छुपा है। उन्होंने चूहों के तंत्रिका सिरों यानी नर्व एंडिंग्स का अध्ययन किया और पाया कि वहां मौजूद छोटे छोटे बुलबुले जैसी संरचनाओं में, जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, एग्जैक्टली सिनेप्टिक वेसिकल्स, उनमें इंसुलिन बाकायदा जमा रहता है। और उस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो ट्रिगर था जो इस जमा हुए इंसुलिन को बाहर निकालता है। क्या ट्रिगर था? जब मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे से संवाद करने के लिए सक्रिय होती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डीपोलराइजेशन कहा जाता है, तब ये कोशिकाएं इस इंसुलिन को छोड़ती हैं। ओके। शोधकर्ताओं ने ये भी देखा कि जब इन सिनेप्टोसोम को ग्लूकोज के संपर्क में लाया गया तो इंसुलिन का स्राव अचानक बढ़ गया। मतलब ग्लूकोज देखते हैं इंसुलिन बाहर आ गया। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे शरीर की मांसपेशियों और मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में, जो याददाश्त का केंद्र है, वहां ग्लूकोज का उपयोग और इंसुलिन की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी ही होती है। अरे वहां। और कुछ ताज़ा शोध तो इस बात की ओर भी स्पष्ट इशारा करते हैं कि मस्तिष्क पूरी तरह से शरीर के इंसुलिन पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो अपनी जरूरत के लिए थोड़ा बहुत इंसुलिन खुद भी बना सकता है। मतलब मस्तिष्क का अपना एक मिनी पैंक्रियाज जैसा सिस्टम चल रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर हम इसे सेलुलर स्तर पर देखें तो जब ये इंसुलिन मस्तिष्क में अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ता है तो असल में अंदर होता क्या है? ये हमारे संज्ञानात्मक क्षमताओं यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज को कैसे प्रभावित करता है? इसे कंप्यूटर के सेव बटन की तरह समझा जा सकता है। सेव बटन? हाँ, जब इंसुलिन मस्तिष्क के कोशिका पर मौजूद अपने रिसेप्टर से जुड़ता है तो वो कोशिका के अंदर स्विच की एक पूरी श्रृंखला चालू कर देता है। ओके। इसमें सबसे प्रमुख है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 यानी IRS1 और PI3 के एक्टी सिग्नलिंग मार्ग। नाम तो काफी जटिल लग रहे हैं। नाम सुनने में जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बहुत सीधा है। ये कोशिका को संकेत देते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऊर्जा मौजूद है, अब नई यादें बनाने और सीखने का काम शुरू करो। मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया है? जी। साथ ही ये इंसुलिन एक और एंजाइम जिसे ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 या GSK3 कहते हैं, उसे रोक कर रखता है। ये GSK3 क्या करता है? ये GSK3 एक तरह का विलन है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हिप्पोकैम्पस में इंसुलिन का ये पूरा नेटवर्क सीखने और याद रखने के लिए एकदम अनुकूल माहौल बनाता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है? मतलब जब किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज होती है तो शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन कोशिकाएं उसकी बात सुनना बंद कर देती हैं। अगर यही रेजिस्टेंस मस्तिष्क में भी आ जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम बेहद विनाशकारी होते हैं। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति काम करना बंद कर देती हैं तो वो सेव बटन काम करना बंद कर देता है। ऊर्जा का चयापचय या मेटाबॉलिक प्रोफाइल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कोशिकाएं ऊर्जा के लिए संघर्ष करने लगती हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंजन बिना तेल के चल रहा हो और उसमें अत्यधिक घर्षण और गर्मी पैदा हो रही हो। बाप रे। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, यानी कोशिकाओं के पावर हाउस काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। ये वह शुरुआती बिंदु है जहां डायबिटीज अल्जाइमर का रूप लेना शुरू करती है। ये डेटा जितना दिलचस्प है उतना ही डरावना भी है। इस शोध पत्र में एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा सामने रखा गया है। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2035 तक दुनिया भर में टाइप 2 डायबिटीज के मामले 592 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। जी, 592 मिलियन। 592 मिलियन लोग जो केवल ब्लड शुगर की समस्या से नहीं जूझ रहे होंगे, बल्कि उनके मस्तिष्क के अंदर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली प्रक्रिया चल रही होगी। और इस आंकड़े की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम इसे अल्जाइमर के जोखिम से जोड़ते हैं। जो सांख्यिकीय डेटा इस पेपर में प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें अल्जाइमर विकसित होने का खतरा आम आबादी की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। 2 गुना खतरा? जी, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। ये नई स्थिति, जिसे हम टाइप 3 डायबिटीज कह रहे हैं,
दुनिया भर में तेजी से बढ़ते अल्जाइमर के मामलों का एक बहुत बड़ा अदृश्य कारण है। इस टाइप 3 डायबिटीज के विचार को सबसे ज्यादा मजबूती इस पेपर के एक बहुत ही विशिष्ट भौतिक प्रमाण से मिलती है। मतलब मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एमिलॉइड बीटा वाली खोज। हाँ, शोधकर्ताओं ने पाया कि एमिलॉइड बीटा, जो कि एक जहरीला प्रोटीन है और जो अल्जाइमर के मरीजों के दिमाग में प्लाक या जाले बनाकर याददाश्त खत्म कर देता है, बिल्कुल वही एमिलॉइड बीटा टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में भी पाया गया है। अग्नाशय में अल्जाइमर जैसे प्लाक का मिलना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि ये दोनों बीमारियां असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा। इस पैथोलॉजी का दोनों जगह समान रूप से मिलना ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने बेझिझक इसे टाइप 3 डायबिटीज का नाम दिया। और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। आमतौर पर जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो अक्सर APOE4 नाम के जीन का जिक्र होता है। हाँ, APOE4। इसे तो अल्जाइमर का सबसे बड़ा जेनेटिक रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ जेनेटिक्स नहीं बल्कि शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म खुद एक नई बीमारी को जन्म दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शरीर के अंदर ये सब होता कैसे है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने जो कार्यप्रणाली अपनाई वो किसी हाईटेक डिटेक्टिव कहानी से कम नहीं है। डेटा माइनिंग वाला हिस्सा। हाँ, उन्होंने सीधे प्रयोगशाला में चूहों को देखने के बजाय डेटा माइनिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सहारा लिया। उन्होंने पहले से प्रकाशित व्यापक साहित्य को छाना और 70 ऐसे प्रोटीन्स की पहचान की जो टाइप 2 डायबिटीज और अल्जाइमर दोनों में डिफरेंशियली रेगुलेटेड होते हैं। यानी सामान्य अवस्था की तुलना में इन बीमारियों में उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो ये तो शोध का पहला कदम था। जी, ये केवल पहला कदम था। उन 70 प्रोटीन्स को पहचानना ऐसा था जैसे किसी बड़े शहर में 70 मुख्य चौराहों की पहचान करना जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। अच्छा, एनालॉजी है। लेकिन असली चुनौती ये थी कि ये चौराहे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं ने पाथवे लिंकर 2.0 नामक एक बहुत ही उन्नत टूल का उपयोग किया। पाथवे लिंकर 2.0। हाँ, जब उन्होंने इन 70 प्रोटीन्स का डेटा इस टूल में डाला तो टूल ने उनके पड़ोसी प्रोटीन्स को खोजना शुरू किया। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे 70 प्रोटीन अकेले काम नहीं कर रहे थे, फिर बल्कि वे 957 अन्य प्रोटीन्स के साथ लगातार संवाद कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये 1027 प्रोटीन्स का एक विशाल और जटिल नेटवर्क बन गया। इसे सच में एक बड़े शहर के ट्रैफिक मैप की तरह विजुलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए कि पैंक्रियाज से निकला हुआ कोई सिग्नल एक रास्ते से जा रहा है और उसे मस्तिष्क तक पहुंचना है, लेकिन बीच में 1000 अलग-अलग रास्ते, गलियां और चौराहे हैं। अगर एक चौराहे पर जाम लगता है तो पूरे शहर का ट्रैफिक कैसे बिगड़ेगा, ये शोधकर्ता इस नेटवर्क के जरिए समझना चाहते थे। सही कहा। और इस विशाल नेटवर्क का जब सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया और हर रास्ते की पी वैल्यू की जांच की गई तो कुछ सुपर पाथवेज या कहें कि मुख्य हाईवे उभर कर सामने आए। कौन से थे वो मुख्य हाईवे? इस ट्रैफिक मैप में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले रास्ते थे इंसुलिन पाथवे, अल्जाइमर पाथवे, कीमोकाइन पाथवे, इम्यून सिस्टम का पाथवे और MAPK पाथवे। इन रास्तों का इस तरह से एक साथ उलझावा मिलना यह साबित करता है कि ये प्रोटीन्स आपस में लगातार क्रॉस टॉक या संवाद कर रहे हैं। यानी अगर शरीर में इंसुलिन का रास्ता ब्लॉक होता है तो उसका सीधा असर अल्जाइमर वाले रास्ता पर पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही ट्रैफिक सिस्टम का हिस्सा हैं। एग्जैक्टली। तो इसी ट्रैफिक मैप को और अधिक बारीकी से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 7 संभावित रूट्स या रास्तों का सुझाव दिया जिनके जरिए डायबिटीज अल्जाइमर में बदल सकती है। लेकिन इस पूरे पेपर का जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो है रूट 1। जी, रूट 1। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये रूट 1 सबसे उपयुक्त और सबसे विनाशकारी रास्ता है। आखिर इस रूट 1 में ऐसा क्या है जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है? रूट 1 को सबसे उपयुक्त इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें वे मास्टर प्रोटीन शामिल हैं जो सीधे तौर पर दोनों बीमारियों के रोगोजनन को नियंत्रित करते हैं। ओके। इस पूरे रूट को एक ताश के पत्तों के घर के गिरने जैसा समझा जा सकता है, जहां एक घटना दूसरी भयानक घटना को जन्म देती है।
और इस पूरे रूट 1 का जो मास्टरमाइंड या कहे विलन है, वो एक खास एंजाइम है जिसे इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम या आईडीई कहा जाता है। आईडीई। चलिए इस आईडीई के पूरे खेल को एक कहानी की तरह चरण दर चरण समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां इस पेपर की सबसे बड़ी खोज छिपी है। बिल्कुल। तो इस डोमिनो इफेक्ट का पहला पत्ता कैसे गिरता है? सब कुछ इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खराब लाइफस्टाइल या अन्य कारणों से टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होता है, तो उसके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सुन्न हो जाती हैं, रेजिस्टेंट हो जाती हैं। हाँ, शरीर इसे देखकर पैनिक में आ जाता है और सोचता है कि शायद इंसुलिन कम है, इसलिए वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। अच्छा। इस सिचुएशन को हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। जब मस्तिष्क में ये अत्यधिक इंसुलिन पहुंचता है और सिग्नलिंग में गड़बड़ी होती है, तो ये हमारा पहला पत्ता है। और इसी पैनिक और गड़बड़ी के बीच हमारा मास्टरमाइंड आईडीई यानी इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम जाग जाता है। नाम से तो ऐसा लगता है कि ये शरीर का सफाई कर्मचारी है जिसका काम फालतू इंसुलिन को नष्ट करना है। जी। तो जब ये जागता है तो दूसरे चरण में क्या होता है? समस्या ये है कि ये सफाई कर्मचारी जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाता है। कैसे? इंसुलिन प्रतिरोध के कारण आईडीई की गतिविधि बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी अप रेगुलेट हो जाती है। इसका काम है पुराने और इस्तेमाल हो चुके इंसुलिन को नष्ट करना ताकि शरीर में संतुलन बना रहे। लेकिन जब ये अत्यधिक मात्रा में सक्रिय हो जाता है, तो ये अच्छे और जरूरी इंसुलिन को भी अंधाधुंध नष्ट करने लगता है। इसके कारण मस्तिष्क में अचानक इंसुलिन की भारी कमी हो जाती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि मस्तिष्क को यादें बनाने और सोचने के लिए इंसुलिन चाहिए था। अब वो इंसुलिन ये एंजाइम खा चुका है। ये तो बहुत अजीब विरोधाभास है। मतलब जो एंजाइम संतुलन बनाने आया था, वही अब समस्या का मुख्य कारण बन गया। बिल्कुल। लेकिन चलिए तीसरे चरण की बात करते हैं। अगर आईडीई पूरा समय सिर्फ इंसुलिन को नष्ट करने में लगा रहा है, तो उस एमिलॉइड बीटा का क्या होता है जो अल्जाइमर का कचरा है? यही वो बिंदु है जहां ये रूट 1 अपनी सबसे भयानक शक्ल लेता है। अच्छा। प्रकृति ने इस आईडीई एंजाइम को 2 काम दिए थे। पहला इंसुलिन को साफ करना और दूसरा मस्तिष्क से एमिलॉइड बीटा को साफ करना। ओके। लेकिन चूंकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा इतनी ज्यादा थी, यानी हाइपर इंसुलिनीमिया, ये एंजाइम पूरी तरह से इंसुलिन को साफ करने में व्यस्त हो जाता है, प्रीऑक्यूपाइड हो जाता है। हाँ, इसका ध्यान एमिलॉइड बीटा से पूरी तरह हट जाता है। नतीजे के तौर पर मस्तिष्क में एमिलॉइड बीटा जमा होने लगता है। वो साफ नहीं होता, बल्कि एक के ऊपर एक चिपककर प्लैक बनाने लगता है। और यही प्लाक अल्जाइमर की पहचान है। जी। ये तो सच में दोहरी मार हो गई। मतलब एक तरफ मस्तिष्क को काम करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए था वो खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो जहरीला कचरा साफ होना चाहिए था वो जमा हुआ है। बिल्कुल। अब जब दिमाग में इतना कचरा जमा हो गया है और ऊर्जा नहीं है, तो चौथे चरण में ये नेटवर्क कैसे प्रतिक्रिया देता है? इस पूरी अफरा तफरी के कारण आईडीए की ये बढ़ी हुई गतिविधि एक और महत्वपूर्ण प्रोटीन को नीचे गिरा देती है, यानी डाउन रेगुलेट कर देती है। कौन सा प्रोटीन? इस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 या IGF-1। ये IGF-1 मस्तिष्क की रक्षा करने वाला एक अहम सिपाही था। जैसे ही इसका स्तर गिरता है, मस्तिष्क की रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। इसके गिरते ही एक इंटरल्यूकिन प्रोटीन, जिसे IL-1B कहते हैं, तेजी से बढ़ने लगता है। IL-1B। जी। इंटरल्यूकिन्स असल में सूजन या इन्फ्लेमेशन के संकेतक हैं। आसान भाषा में कहें तो IL-1B के बढ़ने का मतलब है कि मस्तिष्क के ऊतकों में आग लग गई है। वहां भयानक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और ये हमें अंतिम और 5वें चरण तक ले आता है, जहां ये सूजन अल्जाइमर के दरवाजे पूरी तरह से खोल देती है। हाँ। ये IL-1B अकेले काम नहीं करता है ना? बिल्कुल नहीं। यह अंतिम प्रहार है। यह ILB नाम का प्रोटीन एक अन्य मॉलिक्यूल अल्फा-2 मैक्रोग्लोब्यूलिन या A2M के साथ हाथ मिला लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके। ये जोड़ी मिलकर उस APOE की अभिव्यक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देती है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, APOE4 वाला जीन। जी। APOE में ये भारी वृद्धि
एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन यानी एपीपी के निर्माण को ट्रिगर करती है और यह एपीपी अंततः और भी अधिक एमिलॉइड प्लाक बनाता है। बाप रे। इस प्रकार शरीर में केवल इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू हुई यह यात्रा अंत में मस्तिष्क के अंदर भयंकर जाले बनाने पर जाकर समाप्त होती है। ये पूरा रूट 1 एक मास्टर क्लास है कि कैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काम करती है। इस पूरी यात्रा को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स देख लिया हो। सच में। लेकिन अब इस विज्ञान को प्रयोगशाला की दीवारों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया में लाते हैं। उन वैज्ञानिकों या डॉक्टरों के लिए इस 1027 प्रोटीन्स के नेटवर्क और रूट 1 का क्या मतलब है, जो अस्पतालों में इन बीमारियों का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं? इस अध्ययन का सबसे बड़ा और व्यावहारिक निष्कर्ष ये है कि पुरानी सोच अब काम नहीं करेगी। मतलब? आज तक दवा कंपनियां अक्सर सिंगल टारगेट ड्रग बनाने पर ध्यान केंद्रित करती थीं, यानी एक दवा जो किसी एक विशेष प्रोटीन या रास्ते को जाकर ठीक कर दे। हाँ, सामान्यतः यही होता है। लेकिन टाइप 3 डायबिटीज जैसी स्थिति के लिए ये अप्रोच वैसे ही है जैसे किसी कॉम्प्लेक्स मशीन में खराबी आने पर आप सिर्फ एक पेंच कस रहे हो, जबकि पूरी गियर प्रणाली ही जाम हो चुकी हो। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। इस बीमारी में इतने सारे मॉलिक्यूलर टारगेट शामिल हैं कि हमें मल्टी टारगेट अप्रोच की आवश्यकता है। हमें ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो एक साथ कई रास्तों पर काम कर सकें, या ऐसी दवाओं का संयोजन देना होगा जो पूरे नेटवर्क को एक साथ शांत कर सके। और अगर हमें इस नेटवर्क में किसी सबसे मुख्य तार को काटना हो, तो इस पेपर के अनुसार चिकित्सा के लिए नई दिशा क्या होनी चाहिए? सबसे प्रमुख टारगेट किसे माना गया है? बिना किसी संदेह के इस बीमारी की रोकथाम के लिए IDE को सबसे प्रमुख ड्रगेबल टारगेट माना गया है। वही इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम। बिल्कुल। हमने देखा कि समस्याओं की वो पूरी डोमिनो श्रृंखला IDE के पागलपन से ही शुरू होती है। हाँ। शोधकर्ताओं का मजबूती से यह सुझाव है कि यदि हम ऐसे इनहिबिटर्स या दवाइयां विकसित कर सकें जो इस ओवर एक्टिव IDE को शांत कर सकें और उसे नियंत्रित रख सकें, तो हम घटनाओं की इस पूरी विनाशकारी श्रृंखला को वहीं रोक सकते हैं। और बाकी प्रोटीन्स का क्या? इसके अलावा शोधकर्ताओं ने IGF-1R, IL-1B, A2M और APOE को भी महत्वपूर्ण चिकित्सीय लक्ष्य माना है। यदि हम सूजन पैदा करने वाले IL-1B को रोक लें, तब भी मस्तिष्क को बचाया जा सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य की जो दवाइयां आएंगी, बिल्कुल, उनका विजन बहुत बड़ा होगा। जी। वे केवल शरीर का ब्लड शुगर कम करने पर ध्यान नहीं देंगी, बल्कि उनका डिजाइन इस बात पर केंद्रित होगा कि मस्तिष्क में होने वाले इस पूरे केमिकल कैस्केड को कैसे रोका जाए। ये चिकित्सा विज्ञान के लिए सच में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। ये समझना कि टाइप 2 डायबिटीज कैसे धीरे धीरे अल्जाइमर में परिवर्तित हो सकती है, हमें सिर्फ नए उपचारों के लिए ही नहीं, बल्कि निवारक उपायों के लिए भी एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करता है। प्रिवेंटिव मेजर्स। हाँ, अब हम जानते हैं कि शुरुआती इंसुलिन प्रतिरोध को रोकना सिर्फ डायबिटीज से बचना नहीं है, बल्कि अपने मस्तिष्क को बचाना है। इस पूरी गहन चर्चा से श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक पहलू सामने आता है। यदि शरीर में चयापचय का बिगड़ना मस्तिष्क में जमा होने वाले प्लाक का सीधा कारण बन सकता है, तो क्या हमारी आज की जीवन शैली, हमारा खानपान, हमारी नींद और तनाव का स्तर केवल हमारे शरीर का वजन और आकार तय नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या वे आने वाले दशकों में हमारे सोचने, समझने और अपने प्रियजनों को याद रखने की क्षमता को भी चुपचाप लिख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की आदतों को एक बिल्कुल नई और गंभीर रोशनी में देखने पर मजबूर करता है। शायद अगली बार जब हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करेंगे, तो हमें ये सोचना होगा कि हम सिर्फ अपने शरीर के साथ ही नहीं, बल्कि अपनी स्मृतियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये शोध पत्र क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित हुआ है और एपिसोड डिस्क्रिप्शन में पूरा श्रेय दिया गया है। वन पेपर ऑर्बिट, जो कि हमारा रिसर्च पेपर पॉडकास्ट है, को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा लक्ष्य पीयर रिव्यू किए गए शोध को सभी के लिए सुलभ बनाना है। यदि ये एपिसोड मददगार था, तो कृपया अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप आगे किन पेपर्स का अन्वेषण करवाना चाहेंगे। धन्यवाद।